Hello guys, welcome to our channel The Current World. So guys, today we discuss about NCERT Indian Geography चैप्टर 7 जिसका नाम मानसून। इससे पहले हमने दो पार्ट इसके बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने मानसून के बारे में डीपली और बेसिक जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में पार्ट 2 में हमने पश्चिमी विक्षोभ और जेट धारा के बारे में डिस्कस किया। और ये गाइस है पार्ट 3। इसके बारे में हम जो है उत्तर पूर्व मानसून और लू कैसे बनती है इसके बारे में बात करेंगे। ऋतु कैसे बदलती हैं, आंधी तूफान कैसे बनते हैं, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। बस गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको निकल करके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए लाभकारी होंगे और आपकी इंटेलिजेंसी को तो बढ़ाएंगे ही। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस भारत में शीत ऋतु में केवल पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ को इससे पहले वाले पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लेना जाके। सो गाइस जहां पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत तथा पहाड़ी इलाकों में या मैदानी इलाकों में वर्षा प्राप्त होती है, वही उत्तर पूर्वी मानसून से भी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला और आता भी रहता कि ऐसे कौन से मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। आइए डिस्कस करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। गाइस विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती रहती हैं। इसके कारण विषुवत रेखा पर स्थल का तापमान उच्च हो जाता है और उच्च तापमान के कारण जो विषुवत रेखा पर जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और ये चक्र जो है वर्ष भर चलता रहता है। इसके कारण विषुवत रेखा पर वर्ष भर वायुमंडल में निम्न दाब का क्षेत्र बना रहता है। ठीक है, होता क्या है कि जो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के जो है ऊपर थोड़ा सा ये हमारी हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि हमारी कर्क रेखा, और बीच में हो गई हमारी भूमध्य रेखा, और इधर हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। पहले वो क्या करती हैं, भूमध्य रेखा से शुरू करती हैं, पहले जाती हैं कर्क रेखा पर, फिर आती हैं भूमध्य रेखा पर, फिर जाती हैं यहाँ मकर रेखा पर। मतलब पूरे साल भर ये बार बार इधर उधर जाती ही रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सूर्य की रोशनी है वो बिल्कुल ही कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले क्षेत्र में। तो जो ये पूरा क्षेत्र है इस पर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है बिल्कुल सीधे यहाँ पर बीच में पड़ती रहती है। तो ये पूरा क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसी कारण यहाँ पर जो है गर्म हवाएं उठती हैं और गर्म हवाओं के नीचे निम्न दाब होता है। निम्न दाब का मतलब है कि हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वहाँ पर हवाओं के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, वहाँ पे जगह बिल्कुल खाली हो जाती है, जिसको निम्न दाब का क्षेत्र बोला जाता है। गाइस विषुवत रेखी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए भाई वहाँ पे है, जब वहाँ पे वायु जो है वो ऊपर उठ गई है, वहाँ पे दाब कम है, तो दाब जहाँ पे कम है वहाँ पर कोई ना कोई तो आएगा उसको भरने के लिए। तो इसीलिए 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है विषुवत रेखा की तरफ ये हवाएं चलने लगती हैं। देखिए 35 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश से क्या होता है और उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हवाएं बनती हैं। हवाएं वहाँ पे जो है चलती हैं, वो हवाएं क्या करती हैं, वो विषुवत रेखी निम्न क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है। विषुवत रेखा पर जहाँ पर निम्न क्षेत्र आया है सूर्य के टेम्परेचर के कारण वहाँ पर ही जाने लगती हैं और वहाँ पर एकदम अत्यधिक चक्रवात के रूप में घूमने लगती हैं। वहाँ पर क्योंकि जगह खाली थी ना, निम्न दाब था, इसलिए ये चली वहाँ पे चली जाती हैं और ये आवागमन करने लगती हैं। इन विषुवत रेखीय हवाओं को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। अब यहाँ पे इनको कहते हैं व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन ये कहलाती हैं। गाइज गाइज आप इसको भी याद रखना कि व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों उत्तरी तथा दक्षिणी में 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा तक प्रवाहित होती हैं, यानी कि उत्तर से लेकर के जो दक्षिण तक ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर है ये 35.5 डिग्री, यहाँ पर ये है जो है 35 डिग्री है, ठीक है, 35 डिग्री है। और अगर अगर हम बात करें कर्क रेखा की, ठीक है, कर्क रेखा लगभग यहाँ पर भारत से गुजरती है, यहाँ पर ये कर्क रेखा पाई जाती है 23.5 डिग्री, ठीक है। और इसके थोड़ा सा अगर आप तो नीचे जाएंगे, देखिए पहले उत्तरी को समझ लीजिए, तो यहाँ पर 35 डिग्री इस वाले पूरे इलाके से, यानी कि ये मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, चाइना के जो उत्तर वाला इलाका है वहाँ से ये हवाएं उठती हैं। अब सूर्य की रोशनी भाई कर्क रेखा पर पड़ रही लंबवत, तो इस वाले पूरे क्षेत्र में क्या होता है, ये जो धरातल है और जो पानी है इससे गर्म हवाएं जो है गर्म वाष्प निकलती रहती है और जो वो गर्म वाष्प ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में वहाँ की जगह खाली हो जाती है कि निम्न दाब आ जाता है। तो ये जो 35 डिग्री
35 डिग्री नॉर्थ और साउथ की जो हवाएं हैं वो यहाँ पे आती हैं और इनको भर देती हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है 35 डिग्री साउथ। तो यहाँ से हवाएं चलती हैं भारत की तरफ, ऐसे आने लगती हैं और ऊपर से भी आने लगती हैं उधर नॉर्थ साइड से। ठीक है, तो ये पूरा जो इलाका है ना वो पूरी तरीके से गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है लंबवत इस पर पड़ती रहती हैं। आप गाइस इसको भी याद रखना कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल ही लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत पड़ने के कारण सबसे ज़्यादा गर्मी होती है भारत के अंदर 21 जून को। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो हैं ऑस्ट्रेलिया पर पड़ती हैं। इसीलिए भारत में जब गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में तब ठंडक, और जब भारत में ठंडक तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पाई जाती है, क्योंकि उस समय यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं ठंडक में ऑस्ट्रेलिया पर पड़ते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो किसी देश में गर्मियों में मनाया जाता है, तो वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब सारे कंट्री जो है ठंडक में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही होती तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, इसको गर्मियों में सेलिब्रेट करता है, क्योंकि वहाँ पर मकर रेखा के पास में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी होती है। आगे बढ़ते हैं गाइज। जब व्यापारी पवनें 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये पवनें सीधे विषुवत रेखा की ओर ना जाकर पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती हैं। पश्चिम, देखिए पश्चिम की दिशा में इसलिए मुड़ जाती हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे फेरल, तो फेरल ने ये कहा था कि भाई जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो हवाएं हैं वो 35 डिग्री अक्षांश से जो हवाएं उठी हैं, यानी कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको समझना, ये मान लीजिए ग्लोब है और ये है विषुवत रेखा बीच में, ऊपर हो गई है 35 डिग्री और यहाँ पे हो गई है 35 डिग्री। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, 35 डिग्री ये हो गई और इसको हो गई है 35 डिग्री, ये है ज़ीरो। तो यहाँ से जो हवाएं उठती हैं तो साइंटिस्ट फेरल कहते हैं कि जो ये हवाएं हैं वो उनके नियम के अनुसार ये हवाएं जो है इधर पश्चिम की ओर जाने लगती हैं, इस प्रकार से पश्चिम की ओर जाने लगती हैं, इस प्रकार से पश्चिम की ओर जाने लगती हैं। और नीचे मकर रेखा यानी कि इधर 35 डिग्री साउथ से भी इधर ये पश्चिम की ओर जाने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर जाने लगती हैं। तो फेरल के नियमानुसार ये बात है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं हम समझ गए होंगे। इसका परिणाम यह होता है कि दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। इसलिए इन व्यापारिक पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में उनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, आगे आपको बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध पवनों के बारे में भी बताएंगे। पहले हम खत्म करेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। देखिए इस प्रकार से ये भारत का हमारा मैप है। तो ये जो उत्तर पूर्वी जो हैं तो ये क्या करती हैं, 35 डिग्री नॉर्थ से उठती हैं और भारत के निम्न दाब के क्षेत्र की ओर आने लगती हैं। क्योंकि निम्न दाब इसलिए होता है भारत के साइड में क्योंकि भारत के जस्ट नीचे जो है 0 डिग्री इक्वेटर पाया जाता है और भारत जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए इधर ये हवाएं आती हैं और निम्न दाब के क्षेत्र को भर देती हैं और ये व्यापारिक पवनों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये एक सीन जो है वो नॉर्थ से आती हुई व्यापारिक पवनों का है, ये साउथ से आती हुई जो है व्यापारिक पवनों का है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। सो गाइस, विषुवत रेखा पर वर्ष भर दोनों गोलार्धों उत्तरी तथा दक्षिणी से हवाएं आपस में टकराकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन, यानी कि ITCZ इसको कहते हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्ण का मतलब है गर्मी, ऊष्मा से बना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि वो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। यानी कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हो गई इक्वेटर, इधर हो गई ये नॉर्थ 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा, इधर हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो इस पूरे इलाके को जो ये मकर से लेकर के कर्क रेखा तक यानी कि ऊपर तक जो है ये पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं ITCZ के अंतर्गत आता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सो गाइस, विषुवत रेखा के अधिकतम तापमान की पेटी यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ को कहा जाता है। सो गाइस, सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है,
तो ये सिंपली आप समझने का प्रयास करिए कि जब क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर, तो और कर्क रेखा है भारत पर स्थित, तो क्या होता है आसपास का क्षेत्र हो जाता है गर्म, ठीक है। तो उससे निकलती है भास्प, भास्प निकलती है तो वहाँ पर निम्न दाब हो जाता है, और 35 डिग्री जो है, जो 35 डिग्री से जो हवाएं उठती हैं वो इस वाले क्षेत्र में आकर के इसको भर देती हैं, और यहाँ से व्यापारिक पवनें तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से फंडा है ये व्यापारिक पवनों का। सो गाइज, जो सूर्य की लंबवत किरण है वो वर्ष भर कर्क रेखा जो है मकर रेखा पर पड़ती रहती हैं। लेकिन आपको गाइज ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये हमारा जो इंडिया का मैप है, यहाँ पर क्या होता है, एक खासियत ये होती है इसकी कि जब कभी भी सूर्य की रोशनी जिधर जाएगी उधर ये हवाएं आवागमन करती हैं। अब मान लीजिए सूर्य क्या होता है उत्तर की दिशा की ओर जाता है, यानी कि जब वो क्या होता है कर्क रेखा की ओर आता है, तब ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो कर्क रेखा की ओर आने लगती हैं। और जब ये मकर रेखा की ओर जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साइड में नीचे की ओर जाता है, तब ये व्यापारिक पवनें उसकी ओर जाने लगती हैं। तो ये फंडा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं थ्योरी के थ्रू, आप इसको नोटिस भी करते चलना, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जब सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, तब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी कि ITCZ भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मतलब ITCZ का मतलब है कि ये जो हवाएं हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो गर्म हवाएं हैं, वो सूर्य के साथ उसकी जो रोशनी इधर जाएगी उधर जाती रहती हैं। जब सूर्य उत्तरायण जाएगा तब ये जाती हैं उत्तरायण की ओर, और जब ये दक्षिणायन जाता है तब ये दक्षिणायन की ओर जाने लगती हैं। सो गाइस, शीत ऋतु में क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाता है। इसके चलते भारत पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे भारत क्षेत्र में क्या होता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आ जाती हैं। और गाइस, शीत ऋतु में भारत के ऊपर बहने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल खंडों से होकर प्रवाहित होती हैं। इसके कारण इन हवाओं में नमी की मात्रा नगण्य होती है, क्योंकि भाई जब इनको कहीं से वाष्प मिल नहीं पाई, जब इनको कहीं पानी मिल नहीं पाया, तो ये पानी ला नहीं पाए, तो ये बिल्कुल शुष्क होती हैं, बिल्कुल ही शुष्क, बिल्कुल शुष्क होती, बिल्कुल सूखी, क्योंकि रास्ते में इनको मिला नहीं पानी। पानी कहाँ से मिलेगा भाई, कोई सागर तो मिला नहीं। ये देख लीजिए आप, इंडिया का मैप है, तो ये इधर से आती हैं, रूस और चीन की तरफ से आती हैं, उधर कोई सागर तो है नहीं, ये इधर से आती हैं। अब जब इधर ये आती हैं तो यहाँ पर इनको कोई जो है किसी भी प्रकार का जो है पानी मिल नहीं पाया जैसे वाष्प एकत्रित कर सकें, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो गाइज, तो इसीलिए क्या होता है, ये पूरी तरीके से हमारे पूरे मानसून को प्रभावित करती हैं। इनमें नमी होती ही नहीं है, इसलिए अधिकांश क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से भारत में वर्षा नहीं हो पाती, इनसे वर्षा बहुत ही कम हो पाती, इनसे वर्षा हो ही नहीं पाती है। लेकिन ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों जो हैं वो एक ऐसे क्षेत्र को लेती हैं। भाई देख लीजिए मैप आइए मैप के जरिए से फिर से देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए ये उत्तर पूर्वी पवनें आ रही हैं, ये आ रही हैं, देखिए इधर से आई, तो इधर तो ये शुष्क हैं। लेकिन जब ये पवनें इधर आई पूर्वांचल से होते हुए बंगाल होते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल होते हुए इधर आई, तब इनको बीच में एक सागर मिला, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ये आई, और ये बिल्कुल शुष्क थी, बिल्कुल ही शुष्क थी, सूखी थी। तो इन्होंने क्या किया, नमी इकट्ठा कर ली और ये आगे बढ़ी, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में ये आई तमिलनाडु के तट से टकराई, तमिलनाडु के तट से टकराई, क्योंकि ये भाग निकला हुआ है बाहर की ओर। और यहाँ पर है अपना कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट कहते हैं तमिलनाडु के पूर्वी तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पर क्या करती हैं, इनको मिल गई नमी, इनको मिल गई जो है कहीं ना कहीं पानी मिल गया, और ये बूंदों के रूप में इस पर तट पर आती हैं और भयंकर वर्षा कर देती हैं। तो ये फंडा है उत्तर पूर्वी हवाओं का, जो हमारे भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती हैं। सो गाइस, सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में विचलन करती रहती हैं, ये तो आप जानते ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग जहाँ पे थे, ठीक है। किंतु गाइस, होता क्या है कि ये जो है कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरता है, बे ऑफ बंगाल से गुजरता है, वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देता है, ठीक है। पूर्वी घाट से टकराएगी और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देगी, ठीक है। सो गाइस, उत्तर पूर्वी मानसून पवन स्थल खंडों से होकर प्रवाहित होता है, इसलिए इन पवनों द्वारा भारत के अधिकांश भागों पर वर्षा नहीं हो पाती है। किंतु उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों का जो भाग बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होता है वो आर्द्रता युक्त हो जाती है, यानी कि नमी आ जाती है, वो क्या करती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं, इसलिए हम इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर पूर्व में मानसून को लेकर के आता है। गाइज, अब बात करते हैं शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्र होते हैं,
उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्य और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। सो गाइस उत्तर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी राज्य है यहाँ वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। अगले कल जो वीडियो हमने बनाया पार्ट 2 उसमें हमने डिस्कस किया पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन आपको बता देता है। लेकिन देखिए भूमध्य सागर से क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ निकलता है, यानी कि एक चक्रवात निकलता है जो क्या करता है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है और वो भारत में आता है और भारत में उसकी दो रेखाएं दो है पार्टों में विभाजित हो जाता है। एक धारा जो है उधर चली जाती है और एक धारा इधर पश्चिम की यानी भारत की ओर आ जाती है। काफ़ी डीपली उधर बता रखा है, आपको ऐसे बताते हैं। तो जब ये रेखा भारत की ओर आ जाती है और भारत में इसको जट धारा मिल जाती है और जट धारा इसको खींच लेती है, ये पूरे भारत में अधिकतम भागों पर वर्षा कर देती है। ठीक है, तो देख लीजिए ये इस प्रकार का हमारा भारत का मैप है। और ये जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं ये इस प्रकार से आती हैं। ये येलो जो आप देख रहे हैं वो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं और ये जो हवाएं हैं ये जो देखिए स्थल से आ रही हैं ये बिल्कुल शुष्क होती हैं। इनमें क्या होती है, नमी होती है, शुष्क होती हैं। लेकिन ये जो इस प्रकार से ये देखिए एरो आ रहा है, एलो वाला, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी जब हवाएं हैं वो जब बे ऑफ बंगाल के संपर्क में आती हैं और भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भयंकर वर्षा कर देती हैं। यहाँ पर ये क्षेत्र प्रभावित रहता है इससे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। सो गाइस मार्च और अप्रैल के मौसम में इसकी क्रियाविधि क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आखिर कैसे क्या जो है मार्च के महीने में लू या फिर बहुत ही शुष्क हवाएं चलती हैं। सो गाइस 22 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मार्च और अप्रैल के महीनों में पश्चिमोत्तर भारत गर्म होने लगता है। पश्चिम वाला जो भारत है यानी कि साउथ इंडिया जो है और जो पश्चिम में यानी कि जो गुजरात यानी राजस्थान का जो साइड है वहाँ पर भारत गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल में एक निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यानी कि पश्चिम की ओर। देखिए ये मैप है, ये मैप है भारत का। यहाँ पर ये हवाएं हैं, ये हवाएं देखिए, ये हवाएं शुष्क हैं और ये यहाँ पर अपना गढ़ बना लेती हैं, यहीं पर वो आ जाती हैं इनको, क्योंकि जो है पूरी हवाएं यहाँ पर आ जाती हैं और यहीं पर वो आवागमन करने लगती हैं। और होता क्या है, यहाँ पर आवागमन करने के बाद में ये जो है भयंकर आंधी के रूप में चलने लगती हैं। ठीक है, आंधी के रूप में चलने लगती हैं और गर्म हवाएं होती हैं। लू का एक क्षेत्र, ये लू का एक रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, लू बन जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं, ये मैप था। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर बहुत ही हवाएं गर्म रहती हैं। सो गाइस इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में स्थानीय हवाएं चलने लगती हैं और निम्न वायुदाब का क्षेत्र अभी इतना शक्तिशाली नहीं होता है, या फिर हिंद महासागर और अरब सागर की हवाएं इससे खींच लेती हैं और यहाँ पर बारिश कर देती हैं। साउथ इंडिया में बारिश कैसे हो गई भाई, ये तो शुष्क नहीं थी गाइस। ये क्या है, जब ये इधर से साउथ से ये जो चलती हैं 35 डिग्री मकर से, जब ये चलती हैं 35 डिग्री साउथ से भी ये रेखाएं, ये जो मतलब हवाएं हैं जो चलती हैं वो यहाँ पे आती हैं मार्च के महीने में पड़ोस में इनको मिल गया अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर, इनसे मिल गई इनको नमी और इन्होंने कर दी बारिश। अब क्या हुआ भाई, सूर्य की रोशनी आगे बढ़ी, इन्होंने इसको फॉलो किया, सूर्य की रोशनी को आगे बढ़ी। अब ये यहाँ पर आई तो यहाँ पर जो है इन बूंदों को, इन हवाओं को किसी भी प्रकार की नमी नहीं मिल पाई, इसलिए ये क्या करती हैं पश्चिमोत्तर भारत में अपना गढ़ बना लेती हैं और वहीं पर ये लू और बहुत सारी जो है गर्म हवाओं के रूप में चलने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और ये आपस में टकराकर ऊपर उठने लगती हैं। इन हवाओं से पर्याप्त नमी नहीं होती, जिसके कारण ये ऊपर उठकर ये भयंकर जो है आंधी तूफान का एक रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, जैसे कि ये पश्चिम में साउथ इंडिया में आई, साउथ इंडिया में इनको मिल गया इधर अरेबियन सी, इधर मिल गया बे ऑफ बंगाल, इनको मिल गई नमी तो इन्होंने कर दी बारिश। लेकिन अभी ये आगे आई तो इनको मिला ही नहीं कुछ। ठीक है, ये जो हवाएं हैं वो आगे आई तो इनको जो है नमी मिल नहीं पाई, तो ये यहाँ पर कलेक्शन कर लेती हैं, यहीं पर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, ऊपर उठती हैं और ये आंधी तूफान लाने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मार्च और अप्रैल के महीनों में पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। इसीलिए उत्तर भारत के में अधिकांश क्या होता है इस मौसम में, अप्रैल या फिर मार्च के महीने में क्या होता है, बहुत भयंकर आंधियाँ या फिर तूफान आते रहते हैं। अब बात करते हैं मई के मौसम की। तो मई के मौसम में क्या होता है, 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, उत्तर की ओर आने लगता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ भी उत्तर की ओर बढ़ने लगता है और मई के महीने के पहले सप्ताह में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी जो है
दक्षिण भाग में जाने के कारण यहाँ पर जो है निम्न वायुदाब बन जाता है, और निम्न वायुदाब की यहाँ पर जो है ये जो स्थानीय हवाएं होती हैं वो इसकी ओर एक्टिव होकर के उसकी ओर चली जाती हैं, जिससे दक्षिण भारत में क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्षा प्राप्त होती है जब ये हवाएं क्या करती हैं, सागरों से नमी ले लेती हैं। गाइस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बहुत नज़दीक होने के कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यही कारण है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से हवाएं टकराकर वहाँ पर क्या होता है, साउथ इंडिया में बारिश कर देती हैं। ठीक है, ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती, मानसूनी पूर्व फवार कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मानसून पूर्व फवार कहते हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। मानसून पूर्व फवार मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की विशेषता कही जाती है। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे केरल में इसको जो है कहवा यानी कि जो है कॉफ़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये, क्योंकि वहाँ पे बारिश कर देती है साउथ इंडिया में। जब इसको नमी मिल जाती है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से, तब ये क्या करती है, वहाँ पर फूलों को उगा देती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चाय की खेती और कहीं ना कहीं तो कॉफ़ी की खेती जो है बहुत ही अच्छे से हो पाती है। और कर्नाटक में भी क्या करती हैं, कर्नाटक में क्या करती हैं, ये बहुत सारी फसलों के लिए लाभदायक होती हैं, तो ये बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, देखिए केरल में इसे फूलों वाली वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आमों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, आमों के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। और कर्नाटक में इसको चेरा ब्लासम भी कहते हैं, जो कॉफ़ी वर्षा भी इसको कहते हैं कर्नाटक में। ठीक है, चेरी ब्लासम, आप याद रखना कि चेरी ब्लासम किस वर्षा को कहते हैं, तो आप बता देना, उत्तर पूर्वी वर्षा को, जो कहीं ना कहीं भारत में आकर के भारत के साउथ इंडिया में वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो अब क्या गाइज है, यहाँ पर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ITCZ लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है, और मई महीने के अंत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जब कर्क रेखा के आसपास में होता है, तब वहाँ पर क्या होता है, पहुँच जाता है, और वो क्या करता है, वो भारत के पश्चिम बंगाल की ओर जाने लगता है, यानी कि उत्तर भारत में भी बहुत भयंकर आंधी तूफान लाता है। ठीक है, क्योंकि इसको साइड में देखिए, इसके साइड में पड़ गया म्यांमार, वहाँ से कोई सागर तो मिला नहीं, नमी मिल नहीं पाई, और इधर यानी कि ईस्ट में पड़ गया पाकिस्तान, वहाँ भी सागर नहीं मिला, तो इसको नमी मिल नहीं पाई, और ये अत्यधिक गर्म हवाएं पश्चिम बंगाल में जा करके हलचल का केंद्र बन जाती हैं और धूल भरी आंधियाँ लाती हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं वर्षा करने का प्रयास भी करती हैं, क्योंकि इनको नमी मिल जाती है किससे, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नीचे ही तो है, और वहीं बंगाल में भयंकर जो तूफानी हवाएं लाती हैं, तो इसीलिए बंगाल के अंदर इनको काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जून के महीने में। जून के महीने में क्या कंडीशन होती है, सो गाइज, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं, लेकिन 21 जून आते आते अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी कि ITCZ अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिससे पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हो रही निम्न वायुदाब का केंद्र आसपास की हवाओं के साथ में क्या करता है, और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उनको आकर्षित कर लेता है, और जिसके चलते मई महीने के अंत में, जून के महीने के प्रारंभ में उत्तर भारत में बहुत गर्म हवाएं चलती है, और इन गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं केवल उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। ठीक है, हानिकारक क्या होती हैं, क्योंकि इनमें नमी तो होती नहीं है, शरीर में लगती शरीर की नमी को खींच लेती हैं। शरीर की नमी को खींचने के बाद में हमारे शरीर में अक्सर गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पानी चढ़ा करके हमको सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये लू का एक हानिकारक जो है निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो गाइस होता क्या है, 1 जून के आसपास बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं ये हवाएं, और हिंद महासागर की आर्द्रता वाली हवाओं को खींच लेती हैं। ठीक है, हिंद महासागर में जो हवाएं चल रही हैं, उनको आर्द्रता वाली हवाएं खींच लेती हैं, और कहीं ना कहीं ये मानसून क्रिएट करती हैं, और इसीलिए थोड़ी बहुत ही वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, और बाकी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर ही अपना गढ़ बना लेती हैं, जो ये इधर से हवाएं गई वो देखिए, हमने आपको बताया कि 35 डिग्री नॉर्थ से हवाएं आती हैं, इधर से ऐसे आती हैं, कुछ हवाएं इधर बे ऑफ बंगाल के संपर्क में आने से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कर देती हैं, लेकिन 35 डिग्री साउथ से भी तो हवाएं आती हैं। वो जो हवाएं 35 डिग्री साउथ से जो हवाएं आती हैं,
वो नीचे से आती हैं, यानी कि भारत के नीचे से साउथ इंडिया से होते हुए आती हैं, ठीक है। तो मार्च में वो साउथ इंडिया पहुंच जाती हैं, उसके बाद में ऊपर बढ़ती हैं, तो मार्च का महीना निकल जाता है, जून में बिल्कुल वो यहाँ पर आ जाती हैं। भाई सूर्य की रोशनी के साथ में ये हवाएं भी तो आ रही हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र ITCZ वहाँ पे बन रहा है ना, इसलिए ये वहाँ पर पहुँच जाती हैं और यहाँ पर अपना गढ़ बना लेती हैं, और भयंकर जो है स्थानीय हवाएं भी इनमें मिक्सअप हो जाती हैं। इसलिए ये क्या करती हैं, जो ये अरेबियन यहाँ पे सी देख रहे हैं, अरेबियन सी की जो हवाएं हैं उनको खींच लेती है यहाँ पर, और खींचने के बाद में ये क्या करती है, ठीक है, खींचने के बाद में वर्षा करती है। और ये कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आती हैं ये हवाएं। अरे यहाँ पर आने के बाद में ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ी सी नमी लेती हैं और भयंकर तूफान लाती हैं, क्योंकि इनको चाहिए थी नमी, क्योंकि ये बिल्कुल शुष्क थी। तो बे ऑफ बंगाल से जब इनको नमी मिल गई, इन्होंने कर दी बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान ला दिया। इसलिए बंगाल के लोग इसको बैसाखी काल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि भयंकर तूफान लाती हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आज हमने डिस्कस किया लू के बारे में, आज हमने डिस्कस किया मौसम के बारे में, आज हमने उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एक और इसका पार्ट बन जाएगा जो है, जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, पार्ट इसका 4 जो है, उसके बाद में पूरा मौसम, पूरा जो मानसून है भारत का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे कंप्लीट जो है इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। सो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। सो गाइज़ और बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि इसका पार्ट 4 जो है कल आएगा। सो गाइज़ जय हिंद।